आज हम लोग जो है कक्षा 12 में तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का ये जो चौथा लेक्चर में आता है बलगति, उसमें जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक यानी तीन अभिकारकों के सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारी पदार्थ के तीन अभिकारी पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करती है, या एक ही अभिकारी पदार्थ है उसकी सांद्रता की पावर यदि 3 है, यानी उसकी घात क्या है 3 है, अर्थात अभिक्रिया परिवर्तन यानी सांद्रता परिवर्तन की घात अगर 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखिए हमने यहाँ पर है, माना अभिकारक अभिक्रिया में A है उत्पाद है, तो dx/dt के A की पावर क्या है 3 है। इसका मतलब ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अगर A और B है तो किसी एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता की घात 2 है और दूसरे अभिकारी पदार्थ की सांद्रता की घात क्या है 1 है, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा। अर्थात जो भी हम अभिकारी पदार्थ ले रहे हैं उनके सांद्रता परिवर्तन की घातों का जो योगफल है वह अगर 3 आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनएस का टक्कर सिद्धांत या संघटित सिद्धांत के बारे में। आरएनएस एक जो है रसायन विज्ञान में ही जो है वैज्ञानिक है, इनका जो है नाम आरएनएस है और इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया है अभिक्रिया के बारे में इन्होंने बताया है कि अभिक्रिया कब होती है, क्यों होती है और क्यों नहीं हो सकती है, और अभिक्रिया की दर जो है यानी गति जो है किस पर निर्भर करती है। तो ध्यान से देखेंगे इनका जो नियम है, इन नियमों में 5 नियम हम लोग लिखे हैं, 5 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम इनका ये है कि अभिकारकों के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जो भी अभिकारी पदार्थ हैं उनमें जितने भी अणु हैं सभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा जो होती है समान नहीं होती है। यदि ऊर्जाएं समान हो जाती तब तो सभी अणु जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारी पदार्थों के सभी अणु जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जाएं जो है एक समान नहीं होती। दूसरी बात, और दूसरा नियम यह है कि जब अभिकारक अणु जो है एक दूसरे से टकराते हैं, यानी जब टक्कर होगी तभी अभिक्रिया होगी। तो कह रहा है कि जब अभिकारक अणु एक दूसरे से टकराते हैं तभी अभिक्रिया होती है। अर्थात अभिक्रिया की गति अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक टक्कर होगी उतनी ही अभिक्रिया की गति अधिक होगी। लेकिन ये भी ध्यान दें कि सभी टक्करों के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है। अब कह रहा है कि अर्थात उत्पाद नहीं बनेंगे। जब कह रहा है कि सभी टक्करों के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है अर्थात उत्पाद नहीं बनते हैं। अब देखेंगे जिन टक्करों के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होती है उन टक्करों को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, और प्रभावी टक्करों की जो संख्या होती है कुल टक्करों की संख्या की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ये आपका दूसरा नियम था। अब तीसरे नियम में देखेंगे किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व उनमें एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा उपस्थित होती है। इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे, देहली ऊर्जा, जो पहले से उन अणुओं में उपस्थित होती है जो अभिक्रिया करने के लिए यानी अभिकारी अणुओं में पहले से उपस्थित होती है। अगर देहली ऊर्जा अगर सबके बराबर है या उससे अधिक है
तो उन अणुओं के टकराने के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होगी। लिखा है कि देहली यानी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है उससे अधिक होती है उनकी टक्करें प्रभावी टक्करें होती है, यानी उन टक्करों को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होगी, उत्पाद भी बनेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को जो है संपन्न कराती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी देहली ऊर्जा किसको कहते हैं? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों के द्वारा अभिक्रिया को जो है क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे जिन अणुओं के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, जिन अणुओं के पास देहली ऊर्जा से क्या हो, कम ऊर्जा होती है, अभिकारक अणु की क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। कह रहा है कि वह जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात आवश्यकता होती है ताकि वे प्रभावी टक्कर कर सकें। अगर ऐसा नहीं है तो उनको हम ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं की क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब संकीर्ण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा और माइनस अणुओं की क्या न्यूनतम ऊर्जा को घटा देते हैं तो संकीर्ण ऊर्जा का मान आ जाता है और यही संकीर्ण ऊर्जा अणु आ जाएगा तो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, अर्थात उसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी और वह अभिक्रिया करेगा जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद बन सकते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, जितना ही क्या होगा, कम होगा, अभिक्रिया अणु जो है सक्रिय होंगे और अभिक्रिया का वेग जो होगा अधिक हो सकता है। देखिए आप जो है हम लोग जो है रासायनिक समीकरण के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्यनिक समीकरण आपका है। आर्यनिक समीकरण में हमें क्या जानना है तो ध्यान से देखिएगा। आर्यनिक का जो समीकरण है ये K बराबर AE⁻E अपॉन क्या है RT है, जहां पर ये जो वेग स्थिरांक है A समानुपातिक स्थिरांक है, E संकीर्ण ऊर्जा, R जो होता है गैस स्थिरांक, T जो है ताप है। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसके द्वारा हम जो E के मान की गणना हमें करना है। हमारा उद्देश्य है कि हम जब आधार और ये जो मान दोनों सेम हो, ये दोनों अगर बराबर हो तो उसका मान क्या होता है? एक। अगर एक रख देंगे तो ये अपॉन RT ये परिवर्तित हो जाएगा केवल। अब ध्यान से देखें, ये अगले वीडियो में आप पढ़े थे log E into x = होता है 2.303 log 10 into x, यानी बेस E से अगर 10 करते हैं तो ये उसका मान हो जाता है। अब ये मान जो है इसी के आधार पर हम इसको परिवर्तित 2.303 log 10 into k और इसको बदल देते 2.303 into log 10 into a हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे ये आपका मान हो गया, ये मान हो गया, 2.303 से भाग दे देते इसमें। हम जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा और log 10 into a हो जाएगा, माइनस ये अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। अब देखिए अगर ताप को परिवर्तित करते हैं तो वेग स्थिरांक बदलेगा, यानी कि अगर हम वेग स्थिरांक बदल देते हैं तो ताप परिवर्तन हो जाएगा। तो हम अगर जो है वेग स्थिरांक क्या करते हैं K1 K2 लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो समीकरण 2 जो है के द्वारा अगर एक जो हम ग्राफ खींचे, ये समीकरण 1 के द्वारा अगर हम एक ग्राफ खींचे, ये जो है ताप है 1/T है, 1/T क्या है T है, और ये यानी संकीर्ण ऊर्जा या लाभ यहां पर लिखे log K, यानी कि ये जो वेग स्थिरांक और इसके ताप के व्युत्क्रम के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी प्रवणता जो होती है -2.303 RT के क्या होती है बराबर, यानी ढाल जो है E/2.303 R प्राप्त होता है। तो अगर ये बराबर या आप कहें कि ढाल बराबर -E/क्या, यहां पर यदि आप ढाल बराबर लिख दें,
ढाल जो आपका है, तो ये का मान निकाल देते हैं तो ये समीकरण हमें 3 प्राप्त हो जाता है। अब इस पर या तो आप ढाल का मान रखिए, तभी हम संकीर्ण ऊर्जा के मान की गणना कर सकते हैं, या तो हम दो भिन्न भिन्न तापों पर जो है T1 T2 पर जो वेग स्थिरांक K1 K2 हो, तो इस समीकरण में हम जो है K1 K2 इसको K1 मान लेते, यहाँ पर T1 हो जाएगा, K2 मानते तो यहाँ पर T2, तो दो समीकरण मिल जाते हैं। समीकरण जो है 5 में से यानी दूसरे में से यानी इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं तो ये प्रारूप बनकर आता है। इनको इससे हम काट देते हैं क्योंकि ये माइनस से प्लस से कट जाएगा और ये हमारा जो है लाभ हो जाएगा। लाभ m माइनस m बराबर होता है लाभ m बटे n, तो लाभ K2 अपान K1 हो जाएगा और ये अपान 2.303 r T2 है, ये माइनस में ये प्लस में है तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में रखा, तो ये अपान 2.303 ये हो गया और 1 अपान T1 यहाँ पर 1 अपान T2 बच गया। T2 से इधर पड़ा और T1 से इधर, तो T2 माइनस T1 अपान T1 T2। इस समीकरण के द्वारा हम किसकी गणना कर सकते हैं? समीकरण ऊर्जा के मान की गणना कर सकते हैं।